नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज मैं 2021 की एक ब्रिटिश साइंस फिक्शन फिल्म की व्याख्या करने जा रहा हूं जिसे सेटलर्स कहा जाता है। स्टोरी को समझने के लिए वीडियो को आखिर तक देखना और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत एक छोटे से परिवार से होती है जो मंगल ग्रह पर एक चौकी में रहता है क्योंकि पृथ्वी अब रहने योग्य नहीं है। 9 साल की बेटी रेमी आकाश में नक्षत्रों को देखती है क्योंकि उसके पिता और उसकी माँ इल्सा उसके साथ हैं। कोई पड़ोसी, कोई संसाधन नहीं और पास में कोई संचार नहीं होने के कारण परिवार को जीवित रहने के लिए अपनी सब्जियां खुद उगानी पड़ती हैं और एकमात्र स्वर पालना पड़ता है। बाहरी दुनिया के बारे में उत्सुक रेमी भूमि का पता लगाने का प्रयास करती है, लेकिन इल्सा उसे आगे बढ़ने से मना करती है। पिताजी घर लौटते हैं, लेकिन चिंतित चेहरे के साथ, जैसे बाहर कुछ हो रहा है। रेमी को पता चलता है कि आसपास अजनबी हैं, लेकिन पिता उसे शांत रहने के लिए मना लेता है। उस रात वो सो नहीं पाती है और अपने माता पिता के साथ सोने का फैसला करती है। एक निर्जन ग्रह पर अकेले रहने के बावजूद वे एक परिवार के रूप में अपने गुणवत्तापूर्ण समय का आनंद लेते हैं, जहाँ पिता कहते हैं कि वे बहुत भाग्यशाली हैं कि उन्हें ऐसी जगह पर रहने का मौका दिया गया, ये विश्वास करते हुए कि किसी दिन मंगल पृथ्वी की तरह ही होगा। अगले दिन रेमी जागती है और चौंक जाती है जब उन्हें उनकी रसोई की खिड़की पर लिखा एक धमकी भरा नोट मिलता है जिसमें उन्हें घर छोड़ने के लिए कहा जाता है। कुछ ही समय बाद इल्सा अपने पिता के साथ दिखाई देती है जो पहले से ही राइफल से लैस है। वो चारों ओर देखता है लेकिन कोई नहीं पाता। ऐसा लगता है कि माता पिता इस बात से वाकिफ हैं कि वे वहाँ अकेले नहीं रहते हैं। वो खिड़की पर चिल्लाता है, आक्रमणकारियों को चुनौती देने और उससे लड़ने के लिए चुनौती देता है। अपने एकमात्र स्वर के बारे में चिंतित रेमी चुपचाप खलिहान की ओर चलती है। अचानक 2 आक्रमणकारी दिखाई देते हैं। बेटी का अपहरण करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पिता उनमें से एक को गोली मारने का प्रबंधन करता है और इल्सा ने दूसरे को चाकू से मारा। वो अपने साथ रेमी लाती है और वे घर में शरण लेते हैं, जबकि पिता घर की दीवार के पीछे छिप जाता है जो दूर से शूटिंग कर रहे अंतिम आक्रमणकारी को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। इल्सा पिता को दुश्मन का पता लगाने में मदद करती है और वो उसे मार गिराने में सफल हो जाती है। हालांकि जल्द ही अंधेरा होने वाला है। पिता ने अपने हथियार को फिर से लोड किया और शेष आक्रमणकारियों को खत्म करने के लिए घर छोड़ दिया, जिससे रेमी और इल्सा डर गए। पिता के घर लौटने का इंतजार करते हुए वे सभी दरवाजे बंद कर देते हैं और एक कमरे में छिप जाते हैं। कुछ देर बाद उन्होंने सुना कि कोई घर आ रहा है और अचानक सभी मुख्य लाइटें बंद हो जाती हैं। उन्हें पूरी रात डर में बितानी पड़ती है। अगली सुबह इल्सा ने खुद को चाकू से लैस किया, ठिकाने से बाहर निकल गई। अचानक एक आदमी जो खुद को जेरी के रूप में पेश करता है प्रकट होता है और इल्सा को गोली मारने की धमकी देता है यदि वो अनुपालन नहीं करती है। पता चला कि वो वही व्यक्ति है जिसे पिता ने पहाड़ी पर गोली मारी थी, लेकिन गोली के पैर में लगने के बाद से वो नहीं मारा गया। वो बताता है कि घर उसके माता पिता का है और उसका एकमात्र इरादा सिर्फ अपने सही घर को पुनः प्राप्त करना है। जेरी उन्हें रहने की पेशकश करता है, ये वादा करते हुए कि वो इल्सा और उसकी बेटी की रक्षा करेगा या वे बिना चोट के बस छोड़ सकते हैं। वो अपनी बेटी को उसके साथ चर्चा करने के लिए घर से बाहर ले आती है। इल्सा को छोड़ने के लिए रेमी भीख मांगने के बावजूद माँ बताती है कि वे बाहरी दुनिया में जीवित नहीं रहेंगे। जेरी को पहाड़ी पर देखकर इल्सा घर में घुस जाती है, चाकू पकड़ लेती है और उसे मारने का प्रयास करती है। हालांकि वो आंदोलन का पता लगाता है और उसे मारने से रोकने का प्रबंधन करता है। जेरी उसके साथ एक सौदा करता है, अगर इल्सा खुद को साबित करने के लिए अगले 30 दिनों में व्यवहार कर सकती है तो वो उसे बंदूक सौंप देगा और उसे मारने का मौका देगा। कोई विकल्प नहीं छोड़ते हुए इल्सा को सौदा स्वीकार करना पड़ता है। उसके बाद जेरी ने पिता को दफनाने के लिए उसके अनुरोध को स्वीकार कर लिया, जिसे जेरी ने पिछली रात मुठभेड़ के दौरान मार दिया था। रेमी 30 दिनों की उल्टी गिनती शुरू करती है। हर दिन खिड़की पर एक बार खींचती है। इल्सा और रेमी धीरे धीरे वास्तविकता को स्वीकार करने और मौजूदा स्थिति के साथ जीने का प्रबंधन करते हैं। एक दिन बेटी एक कंटेनर पर चढ़ जाती है और चुपके से जेरी को रोशनदान से देखती है, एक छिपे हुए भूमिगत भंडारण की खोज करना जहां वो अपने सभी हथियार रखता है। वो फिर अपने सामान में आती है, एक गैस मास्क और लड़ाई के दौरान मारे गए एक महिला का चित्र ढूंढती है। जेरी टूटी हुई पाइपलाइनों को ठीक करते हुए घर को अपने पैरों पर वापस लाने का प्रबंधन करता है ताकि पानी फिर से बह सके। अगले दिन इल्सा को गैरेज में एक रोबोट मिलता है। ऐसा लगता है कि रोबोट को रेमी पसंद है और वे अंततः दोस्त बन जाते हैं। वो रोबोट का नाम स्टीव भी रखती है। स्टीव उसके उदास समय में उसे खुश करने का प्रबंधन करता है, जबकि इल्सा धीरे धीरे अपने एस्ट्रिस पति के हत्यारे के साथ संबंध बनाती है। जैसे ही वे करीब आते हैं, इल्सा ने खुलासा किया कि जेरी के माता पिता ने उनका स्वागत किया था जब वे मंगल ग्रह पर पहुंचे थे। हालांकि ये पता लगाने के बाद कि परिवार पृथ्वी से है, जेरी के पिता उन्हें गोली मारने का प्रयास करते हैं, इसलिए उन्हें उसे मारना पड़ा और घर पर कब्जा करने का फैसला किया। सौभाग्य से जेरी को कोई शिकायत नहीं है क्योंकि वो अपने माता पिता से नफरत करता है। अगले दिन जेरी रेमी के पास जाता है, जिससे वो उस चित्र को अपने पास रखने की अनुमति देता है जिसे उसने पहले ले लिया था। जैसे जैसे समय बीतता है, रेमी अवाक रह जाती है जब वो देखती है कि उसकी माँ धीरे धीरे खुद को जेरी के लिए खोलती है। दोनों अंततः नेट हाउस में चुंबन करते हैं। बेटी उन्हें देखती है और बहुत निराश हो जाती है, ये सोचकर कि उसकी माँ अपने पिता के हत्यारे के साथ चुंबन कैसे साझा करती है। अपने दुख में वो पैक अप करती है और अकेले घर से भागने का प्रयास करती है।
एक नक्शे के बिना वो बेतरतीब ढंग से मंगल की खोज करती है। अचानक स्टीव दिखाई देता है, लेकिन वो अपनी माँ के प्रति निराशा को चिल्लाते हुए उसे दूर भगाती है। एक लंबी सैर के बाद उसे एक पारदर्शी बाधा का सामना करना पड़ता है, ये महसूस करते हुए कि वो एक अदृश्य दीवार के संरक्षण में रह रही है और इस जगह को छोड़ने का कोई रास्ता नहीं है। कुछ क्षण बाद उसे एक विशाल द्वार दिखाई देता है, ये आशा करते हुए कि वो उसे उस स्थान के दूसरी ओर ले जाएगा। रेनी दरवाजा खोलने के लिए एक बटन दबाती है। वो अंधेरे गुफा में आगे बढ़ती है क्योंकि वो सुनती है कि इल्सा उसे दूर से बुला रही है, लेकिन वो उसे अनदेखा कर देती है। गुफा का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है, बिना किसी मदद के खुद को एक उदास गुफा में छोड़ देता है। जैसे ही वो गुफा से गुजरती है, अचानक उस जगह के दूसरी तरफ से दरवाजा खुल जाता है। भयभीत वो वापस रेंगने की कोशिश करती है और बेहोश हो जाती है। वो अंततः जाते ही खुद को घर में पाती है। पता चलता है कि उसे जेरी ने बचाया था, जो बताता है कि बाधा के बाहर कुछ भी नहीं है। वो उससे कहता है कि उसे ऐसी जगह पर रहने के लिए आभारी होना चाहिए। उस रात इल्सा रेनी को दिलासा देने की कोशिश करती है, अपनी बेटी को समझाती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है। अगले दिन वे एक कमरे में इकट्ठा होते हैं जहां इल्सा जेरी के अलावा गिटार बजाती है। रेनी अपनी पुरानी यादों को याद करती है, जब वे उसके पिता के साथ मिलकर गिटार बजाते थे। वो इमोशनल हो जाती है और आंसुओं में घर से भाग जाती है। वो ये सोचकर अपनी माँ से नाराज है कि वो अपने पति से दूर चली गई है। अंत में 30 दिन ऊपर हैं। जैसा कि वादा किया गया था, जेरी ने बंदूक को मेज पर रख दिया। अगर वो चाहती है तो उसे मारने की पेशकश की। इल्सा बंदूक पकड़ लेती है, ट्रिगर खींचती है और उसे नीचे गिराने का प्रयास करती है। हालांकि बंदूक खाली है। ये महसूस करते हुए कि ये सिर्फ एक परीक्षा है और जेरी चाहता है कि वो उसके साथ रहे, वो घर वापस चली जाती है और आत्महत्या करने की कोशिश करती है। जेरी उसे रोकने के लिए दौड़ता है, लेकिन उसे बहुत देर हो चुकी होती है। वो खून और घावों से लथपथ घर से बाहर आता है, जिससे रेनी को एहसास होता है कि उसकी माँ की मृत्यु हो गई है। जैसे ही वो भागने की कोशिश करती है, वो उससे आगे निकल जाता है और उसे पकड़ लेता है। उसे शांत करने की कोशिश करता है और उसे रहने के लिए भीख मांगता है, जिसे वो अनिच्छा से स्वीकार करती है क्योंकि उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। जेरी के प्रति घृणा से भरकर वो उससे दूरी बनाए रखने की कोशिश करती है। जैसे जैसे समय बीतता है, रेनी अंततः एक खूबसूरत युवती के रूप में विकसित हो जाती है और सुअर किसी तरह प्रजनन करने में सफल हो जाते हैं। वो शूट करना भी सीखती है, क्योंकि अब उनके पास प्रचुर मात्रा में संसाधन हैं। जेरी ने रेनी को सूचित किया कि वो अगले दिन घाटी जा रहा है और स्टीव को अपने साथ लाने की अनुमति मांगता है। अपने एस्ट्रिस्क साथी के बिना असहज महसूस करते हुए वो उसके साथ घाटी जाने का फैसला करती है, जहाँ जेरी एक छोटी सी झील में अपने समय का आनंद ले रहा है। जाने से पहले वो लड़की को झील में कूदने के लिए कहता है। जिज्ञासा से भरकर वो अंततः झील में गोता लगाती है। घर पर वापस जेरी रेनी को उसकी मृत माँ का एक चित्र प्रस्तुत करता है। तस्वीर देखते ही वो इमोशनल हो जाती है। जेरी उसे चूमकर शांत करने का प्रयास करता है, लेकिन वो चौंक जाती है और तुरंत भाग जाती है। वो अपने आप को अपने कमरे में बंद कर लेती है और वो चित्र को दरवाजे पर छोड़ देता है। अगले दिन रेनी चुपके से बाहरी दुनिया में भागने की योजना बना रही है। रात के खाने में जेरी रेनी के साथ एक रोमांटिक संबंध बनाना जारी रखने के अपने इरादे को बताता है, लेकिन वो उसे अस्वीकार कर देती है और उसे अपने जीवन में हमेशा के लिए स्वीकार नहीं करेगी। आदमी आग्रह करता है कि मानव जाति के भविष्य के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन उसे परवाह नहीं है। उस रात बाद में स्टीव उसे खुश करने के लिए आता है और उसके साथ खेलना चाहता है, लेकिन वो अकेले रहना पसंद करती है। जेरी को रेनी की जगह छोड़ने की योजना का पता चलता है और वो क्रोधित हो जाता है, ये कहते हुए कि वो वहाँ एक दिन भी बाहर नहीं रहेगी। वे एक लड़ाई में शामिल होते हैं और जेरी उसे बेहोश कर देता है। रेनी फिर उठती है, खुद को बिस्तर में बंधा हुआ पाती है। वो विरोध करने की कोशिश करती है और मुक्त होने की कोशिश करती है, लेकिन उसका प्रयास बेकार है। वो उस पर सवार हो जाता है और उसके साथ संभोग करने का प्रयास करता है, ये दावा करते हुए कि ये मनुष्यों के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए है। सौभाग्य से एक जंगली स्टीव प्रकट होता है और जेरी को गले में गोली मार देता है। गुस्से से भरकर वो रोबोट का पीछा करता है और उसे नष्ट कर देता है। ये अवसर रेनी को मुक्त होने के लिए पर्याप्त समय देता है। वो खुद को राइफल से लैस करती है और मरने वाले जेरी के पास जाती है। उसकी सारी बकवास से तंग आकर उसने उसे एस्ट्रिस्क मौत के घाट उतार दिया। तब से रेनी घर में अकेली रहती है, धीरे धीरे अपने अकेलेपन के कारण निराश हो जाती है। ये महसूस करते हुए कि वो पागल हो रही है और उसे कंपनी की जरूरत है, वो स्टीव को ठीक करने की कोशिश करती है और खुद को बाहरी दुनिया का पता लगाने के लिए खुद को तैयार करती है। जाने से पहले वो स्टीव को पीछे छोड़ देती है, उसे घर की देखभाल करने का आदेश देती है जबकि वो दूर है। मुखौटा पहने हुए वो एक बार फिर गुफा का दौरा करती है और इस बार पूरी तरह से रेत और धूल से भरी भूमि की खोज करते हुए अपने निकास द्वार तक पहुंचने का प्रबंधन करती है। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और चैनल को मदद करने के लिए लाइक करें। वापस कल मिलते हैं एक नए मूवी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।